गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर चैप्टर 4 परमाणु की संरचना। इस चैप्टर के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, यानी कि परमाणु की संरचना पढ़ेंगे। जैसे कि हम कई शताब्दियों से मालूम करके आए हैं कि परमाणु जो है वो एक अविभाज्य कण होता है जिसे विभाज्य नहीं किया जा सकता, लेकिन 19वीं शताब्दी में जान लिया गया कि इसे किस तरीके से विभाजित किया जा सकता है। और जब इसको विभाजित किया गया तो ये बताया गया कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, जे थॉम्पसन ने यह पता लगाया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी दी और गोल्डस्टीन ने 1886 में नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अपरमाणु कणों की खोज हुई। अपरमाणु कण यानी कि परमाणु के अंदर के कणों की खोज हुई। इनका द्रव्यमान, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया कि इन कणों की खोज आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन को दर्शाया जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दर्शाया जाता है। इकाई उसका प्रोटॉन का द्रव्यमान, एक इकाई उसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य माना जाता है, ना के बराबर, और उसका आवेश -1 माना जाता है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं जो परस्पर आवेशों को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये कण किस प्रकार से अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो परमाणु की संरचना के लिए कई तरह के मॉडल आए। उसमें सबसे पहला मॉडल आया थॉम्सन का मॉडल। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि तरबूज ले लीजिए। तरबूज के अंदर जो आपका बीज है, ठीक है ना, तो बीज जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो लाल वाला हिस्सा है, खाने वाला हिस्सा, ठीक है, वो है आपका, ठीक है, पॉजिटिव हिस्सा। मतलब यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके बीज है और पॉजिटिव हिस्सा वो आपका खाने वाला हिस्सा है। लाल भाग की तरफ बिखरा हुआ, जैसे कि जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अच्छा, इन्होंने इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल रखा था। प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए क्योंकि जो प्लम थे, ठीक है, वो आपके पुडिंग मिठाई के अंदर धसे हुए थे, जैसे कि बूंदी के लड्डू में इलायची धसी होती है उस टाइप से, ठीक है, जैसे कि क्रिसमस के केक में सूखे मेवे धसे होते हैं उस टाइप से। थॉम्सन ने बताया कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उसमें धसे रहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए वो वैद्युत रूप से उदासीन होता है, जिसे आगे जाके इस मॉडल को नकार दिया गया क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों की व्याख्या करने में असफल रहा। इसके बाद आपके आता है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होता है। उन्होंने क्या करा, प्रयोग किया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। उस प्रयोग पे उन्होंने यहाँ पर अल्फा कणों की बौछार करी। अल्फा कणों की जब उन्होंने बौछार करी तो उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ अपने पथ से विचलित हुए, ठीक है, और उनमें से उन अल्फा कणों में से 12,000 कणों में से एक अल्फा कण अपने पथ पर तुरंत लौट कर वापस आया, बिल्कुल 180 डिग्री पर, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने उसके अनुसार ये परिणाम निकाला। ये तो अविश्वसनीय घटना थी कि मतलब एक टिश्यू पेपर से एक तोप के गोले को वापस लौट के आना, बहुत ही अविश्वसनीय घटना। इस प्रयोग से निष्कर्ष को समझने के लिए उन्होंने खुले मैदान पर एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपने आंखों को बंद करते दीवार पर सामने खड़ा, उस दीवार पर कुछ देर पत्थर फेंकने को कहे। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह आवाज़ सुनेगा, मगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो 10 आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया तो बच्चा एक तार से घिरी हुई 4 दीवारें पर पत्थर फेंकेगा, तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी जगह खाली है, पत्थर निकल जाएगा। उसी तर्क के अनुसार भाई एक पे टकराया ना, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग। अब उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर ये बताया कि परमाणु का भीतर का अधिकतर भाग खाली है, अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए निकले सोने की पन्नी से। चलिए, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हुए, जिससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशितवाद बहुत कम है और जो भी है वो सेंटर में है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए, इससे संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। इससे उन्होंने परमाणु की त्रिज्या का अनुमान लगाया, नाभिक की त्रिज्या का, परमाणु की त्रिज्या का। अपने प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी
कम होता है। इसकी कमियां ये रही कि उन्होंने बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, ठीक है ना। अब कोई भी आवेशित कण ऊर्जाकार कक्ष में त्वरित होगा तो त्वरण के मैदान में आवेशित कण से ऊर्जा का क्या होगा, विकिरण होगा, और इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा, नाभिक से टकरा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो परमाणु अस्थिर होता है, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु तो कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। रदरफोर्ड इसको समझा नहीं पाए, इसलिए इनकी मॉडल की कमियां रही, ड्रॉबैक्स रहे मतलब। इसके बाद आपके आता है बोर का प्रामाणिक मॉडल, इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चा।